एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू वीडियो सेशन। नाज़रीन, अगर आप लोग जो है हमारे डेली लाइव सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग डेली स्टॉक मार्केट की जो है वो अपडेट से न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल जो है वो जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोग जो है हमारे लाइव सेशन से नोटिफाइड रहें। नाज़रीन, आज जो है हमारे सेशन का मकसद जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है मार्केट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि रोल ओवर वीक का लास्ट डे था, फ्राइडे था आज। तो आज की मार्केट की क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या क्लोजिंग थी मार्केट की, हम जो है वो आज सर अमीन से डिस्कस करेंगे, अमीन यूसुफ साहब से, जो कि जो है वो फॉर्मर डायरेक्टर हैं स्टॉक मार्केट के। तो आइए ना, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आज रोल ओवर वीक का लास्ट डे था, क्या क्लोजिंग थी, क्योंकि क्लोजिंग तो कोई खास नहीं थी आज। तो क्या व्यू है ओवरऑल आज मार्केट का आपके पास? देखिए, अगर आप देखें मार्केट को एनालाइज करें तो मार्केट ने 81,000 से 81,800 तक मार्केट गई थी। फिर एंड में जो है उसका 81,800 81,183 का लो दिखाया और फिर 81,298 पे बंद हुई। तो मार्केट में रेजिस्टेंस भी रही है, मार्केट में बाइंग भी रही है, मार्केट में सेलिंग भी रही है। इस देखिए एक प्रेशर होता है रोल ओवर वीक का, और लोग अपनी पोजीशंस को स्वैप कर रहे होते हैं, अगले कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है। ऑब्वियसली अगर वो बेच रहे होते हैं तो फिर से दबाव आता है और मार्केट नेगेटिव जोन में चले जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें और ये कि देखें जो आईएमएफ का जो पैकेज था वो हो गया, तो सारी अब न्यूज तो डिस्काउंट हो चुकी है, इंटरेस्ट रेट भी आपका घट चुका है, तो मार्केट ने ऑलरेडी पहले से जो है ना न्यूज़ें एब्जॉर्ब की हुई थी। तो अब कोई न्यूज मार्केट में नहीं है, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट में जो है फरोख भी है, सेलिंग भी है, और लोग प्रॉफिट टेकिंग भी ऑब्वियसली करेंगे। एक लेवल पे अगर आप मार्केट में क्यों आते हैं, आप प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली नीचे जा रही होती है तो प्रॉफिट टेकिंग लोग कर रहे होते हैं, और सामने बाइंग नहीं होती। देखिए उसमें ये होता है कि कभी इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है तो सेलिंग जो एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसका मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी नहीं थी। तो और क्योंकि रोल ओवर भी के नेचुरल है कि पता है लोगों को कि रोल ओवर में प्रेशर मार्केट में रहता है, तो इसी वजह से मार्केट में कोई खराबी नहीं है, और देखें इकोनॉमी आपकी बेहतर जा रही है। तो इसी तरह से है, मार्केट ऊपर भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल नीचे ही जाएगी। हम्म। सर, पावर सेक्टर के बारे में मैं पूछना चाहूंगी। पावर सेक्टर में स्पेशली बहुत सेलिंग थी, और स्पेशली हब पावर के बारे में पूछना चाहूंगी कि इसके बारे में क्या व्यू है, क्यों इतनी सेलिंग आ रही है? देखिए एज सच तो कोई न्यूज नहीं है। ये तो न्यूज ये थी कि बीवाईडी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार में वो जा रहे हैं। अब देखिए उसमें ये होता है कि फरोख भी होती है, एक लेवल पे ऊपर आ जाता है, फिर एक्स डिविडेंड भी है, उसकी वजह से भी एक होता है कि उसकी प्राइस एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो एज सच कोई बुराई नहीं है। देखिए इस लेवल पे तो मेरे ख्याल में एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर आप उसका ग्राफ देखें तो बहुत ऊपर से वो नीचे आया है, तो आई डोंट थिंक सो एज सच कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है। लेकिन एक न्यूज यही है कि बीवाईडी के साथ उनका हो रहा है। जिस तरह से वो न्यूज करीब आएगी तो वो ट्रिगर करेगा। जब देखिए पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट उसको उसको जो है परफॉर्म कर रही होती है, और जब कोई न्यूज नहीं होती, लैक लिस्टेड होती है, तो फिर कोई मार्केट उसको उसमें सेलिंग भी आती है और लोग स्वैपिंग भी कर रहे होते हैं। देखिए जैसे इंटरेस्ट रेट की बात है कि इंटरेस्ट रेट फर्दर और कम होंगे तो सीमेंट सेक्टर जो है ना वो आगे जाके ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स अगर लेवरेज पे हैं तो उसको काफी हद तक बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनकी फाइनेंस कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाएगी। सर, मैं जनरली क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि स्विंग ट्रेडिंग को आप प्रेफर करते हैं, या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है? इन दोनों में से आप कौन सी जो है वो ट्रेडिंग सुटेबल है? देखिए डिपेंड करता है अगर डे ट्रेडर में देखिए, डे ट्रेड जो कर रहा होता है ना, अगर आप दुनिया भर में भी देखें, दुनिया भर में लोग डे ट्रेड्स कर रहे होते हैं, तो 70-80% वो लूज करते हैं। बहुत मुश्किल से 20-25% लोग जो है ना वो पैसे बना रहे होते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टर होता है जो लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम कर रहा होता है, उसका मोटिव ये होता है कि वो डिविडेंड्स मिले उसको, और प्लस वो उसको कैपिटल गेन मिले। देखिए दो चीजें मिलती हैं, एक कोई भी एक अगर पोजीशन लेता है, अगर वो सही तरह पोजीशन ले रहा है, और वो डिपेंड करता है कि किस मार्केट की सिचुएशन में उसने पोजीशन ली है, अगर बेयर मार्केट में ली है या बुलिश में ली है। अगर बुल मार्केट में उसने कोई पोजीशन ली है तो कैपिटल गेन तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो लॉसेज ही होगी, उसकी पोर्टफोलियो नीचे होगा। दूसरी साइड पे आ जाता है, अगर आपने सही कंपनी आइडेंटिफाई की हुई है और आपको अच्छे रिटर्न्स डिविडेंड्स मिल रहे हैं, तो देखिए डिविडेंड्स भी वही वाली बात है कि आपने देखना है। अच्छा जो इन्वेस्टर वो देखता है कि क्या इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मिल रहा है। अब मैं उसको एनालाइज करूंगा कि आप देखिए बैंक में जाते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक आपको 17.5% दे रहा है।
ठीक है ना, एज्यूम करें कि अभी 17.5% बैंक दे रहा है और आप डिविडेंड यील्ड में 14-15% कमा रहे हैं, ठीक है, 15% आपका टैक्स वो कट जाता है, यहाँ भी आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, 15% वो यहाँ भी कटता है। तो वही वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मैक्सिमाइज होना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टर तो वही देख रहा होता है कि मुझे कहाँ मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, या तो मैं फिर वो गोल्ड में चले जाता है। अब गोल्ड को अब एनालाइज कर रहे हैं कि गोल्ड कहाँ 2,000 पे ट्रेड हो रहा था, अगर आप 7-8 महीने, अगर लास्ट ईयर अक्टूबर पे आप चले जाएं तो अक्टूबर में गोल्ड 2,000 के करीब ट्रेड हो रहा था, अभी 2,600-2,700 पे ट्रेड हो रहा है। तो ऑब्वियसली वही वाली बात है कि इन्वेस्टर को जो भी इन्वेस्टमेंट्स करता है उसको अपनी चीजें, अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब लोगों से एडवाइस जरूर ले ले। लोग क्या करते हैं, डे ट्रेड कर रहे होते हैं, टिप्स पे काम कर रहे होते हैं कि यार ये बढ़ जाएगा, तो फिर वो लूज भी कर रहे होते हैं। सर, इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्वालिटीज जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए? हम देखें, एक बंदा होता है जिसको बिल्कुल ही अकाउंट्स का नहीं पता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने नहीं आते हैं, तो वो तो हम्म। उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको पता ही नहीं होगा अर्निंग पर शेयर क्या है, और क्या मतलब कंपनी ने पे आउट क्या दिया है क्या नहीं है। तो वो उसको मैं एडवाइस ही करूंगा कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, वो जो है अपना जो है ना खुद ट्रेडिंग नहीं करे। अगर वो खुद हम्म। ट्रेडिंग कर रहा है, उसके पास अगर नॉलेज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको पता है, उसको पता है कि पे आउट क्या दे रहा है, वो कंपैरिजन कर सकता है। देखिए, सबसे पहले जो इन्वेस्टर आता है ना, उसको क्या कम देखना है। पहले जो इन्वेस्टर आ रहा होता है बाहर से भी क्यों आता है, वो देखता है कि इकोनॉमी बेहतर है, इकोनॉमी के नंबर्स बेहतर है, इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब इकोनॉमी ग्रो करती है ना, तो कंपनीज भी ग्रो करती हैं। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, जहाँ चोक होगी इकोनॉमी, तो उस ऑब्वियसली फिर कंपनीज भी ग्रो नहीं करेंगी। तो यही वाली मार्केट बात है कि देखिए, हमारी जो मार्केट, अगर आप एक साल पहले चले जाए तो मार्केट नीचे थी, लेकिन कंपनी तो रिटर्न्स दे रही थी। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में कहाँ जहाँ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम, हमारी जो इकोनॉमी जो है ना, ट्वाइस इकोनॉमी हमारी अनडॉक्यूमेंटेड है। लोग टैक्स नहीं पे करते। अगर 30 से 40 लाख टैक्स पेयर हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका बहुत माइनर परसेंटेज, अगर आप देखें, इतना ज्यादा परसेंटेज में नंबर्स फैलर नहीं है। तो ज्यादातर आपकी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। आपकी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है तभी आपकी इकोनॉमी चल रही है। अगर आप कहते हैं कि अगर डॉक्यूमेंटेड होती पूरी, तो फिर तो जो आईएमएफ के नंबर्स या दूसरी वर्ल्ड बैंक के नंबर्स आते हैं, उस हिसाब से तो आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो यही वजह है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की वजह से आपकी देखें, कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया कि परफॉर्म कर रही थी, मार्केट खराब थी, लेकिन कंपनी के रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे आ रहे थे। इसका मतलब है कंपनीज परफॉर्म कर रही थी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब कुछ हम्म। सेक्टर्स हैं जो डील, मैं डिफॉल्टिंग में मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो रिजल्ट्स भी देते हैं और डिविडेंड्स भी देते हैं और परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। और टॉप 25 कंपनीज में भी आती हैं काफी कंपनियां। तो वो भी बेहतर ये है कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो टॉप 25 कंपनीज को डेटा उठा ले, उसमें से देख ले कि भाई ये कंपनीज तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख ले कि कितने सालों से टॉप 25 में आ रही हैं। एक ये भी हम्म। बेंचमार्क है स्टडी करने का, कि आप इसको भी देख सकते हैं। उस पर एनालाइज करके फिर आप देखेंगे कंपनी पे आउट क्या दिया है, कंपनी डिविडेंड क्या दे रही है। तो इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर को ये सारे होमवर्क करने, उसमें जैसे मैंने एक और चीज बताई, सेक्टर एनालिसिस होता है, और किस हम्म। सेक्टर में इकोनॉमी में ग्रोथ है, जैसे कौन सा सेक्टर इकोनॉमी को चला रहा है, बूम कर रहा है, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। फिर उसी सेक्टर से आप कंपनी उठाएंगे तो क्या होगा, आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी कंपनी, जिस कंपनी से में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो ग्रो करेगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि सेक्टर इकोनॉमी में चल रहा है। वो चल रहा है, उसमें कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसे टैक्सेशन नहीं लगाया है, कोई रिलीफ दिए हुए। जैसे पहले आप देखते थे न्यूज में आता था कि आईटी पे टैक्स लग गया, फिर टैक्स हट गया, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में आता था। तो ये नेचुरल है, कोई भी सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट अगर हम्म। टैक्सेशन लगा देती है तो उसकी अर्निंग्स में इम्पैक्ट आएगा। और अगर उसको रिलीफ देती है तो वो सेक्टर फ्लरिश करेगा। जब वो सेक्टर फ्लरिश करेगा तो वो कंपनी भी फ्लरिश करेगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जब प्रॉफिट्स हम्म। बढ़ेंगे उसकी अर्निंग बढ़ेगी, जब अर्निंग बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी। सही। सर, आईटी सेक्टर के बारे में पूछना चाहूंगी कि आज आईटी सेक्टर की ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस थी, आपका क्या व्यू है? देखिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो अगर जो पहले थी वो ऐसी तो नहीं है जो, अगर आप चले जाए 6-8 महीने पहले, जो परफॉर्म करता था, कि आईटी के कुछ स्टॉक्स से जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, अच्छे जब मार्केट ज्यादा तेजी थी, जब मार्केट ने ट्रेंड तेजी का पकड़ा हुआ था, तो आईटी में देखिए ग्रोथ तो है, ऑब्वियसली ग्रोथ है, लेकिन एक दूसरी साइड पे चले जाए, आपकी जो रुपी पैरिटी है, जो आपका रुपी स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर जो है वो वीक है,
तो वो भी एक इम्पैक्ट हम्म। करता है, क्योंकि अर्निंग उनकी डॉलर में आ रही होती है। जब डॉलर में आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो आपको रुपीज में आ रहे होते हैं। जब जब आपकी आपकी डिवैल्यूशन हो रही होती है, तो उनको ज्यादा फायदा हो रहा होता है, क्योंकि उनकी अर्निंग्स डॉलर में आ रही होती है, तो वो कन्वर्जन करते हैं। इसी तरह से एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर की साइड पे चले जाए, कि जब जब रूपी आपका वीक होता है, तो एक्सपोर्टर को फायदा नहीं होता, क्योंकि वो जब बेच रहा होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा होता है ना, क्योंकि जो अगर बायर है उसको तो चीप डॉलर मिलेगा, चीप डॉलर मिलेगा तो उसको ज्यादा चीजें आएंगी, और अगर आपकी करेंसी स्टेबल होगी और करेंसी आपकी अप्रिशिएट करेगी, तो एक्सपोर्ट्स में इसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट देख रही होती है, ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपकी करेंसी स्टेबल हो गई है, कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक मूवमेंट हो गई, नीचे आ गई हो, बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं है, मतलब एक डेप्रिसिएशन भी नहीं है, अप्रिसिएशन भी नहीं है, मिडिल ऑफ कहते हैं कि नॉर्मल रेंज में आपकी करेंसी जो है ना जा रही है। तो बेनिफिशियल होता है। जब आपकी करेंसी वीक हो रही होती है, एक्सपोर्टर को ज्यादा फायदा हो रहा होता है, और जब स्ट्रांग हो रही होती है तो उसके उसके लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके बायर्स के लिए भी, क्योंकि उसके महंगा पड़ रहा होता है उनके लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो जो इन्वेस्टर है उसको भी वॉच करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, कोई भी चीज उसके डायनामिक्स है, उसके क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी को जो प्रॉफिट में ला सकते हैं या उसकी अर्निंग्स कम कर सकते हैं। हम्म। सही। सर, एक जनरल क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगी। जैसे कि आपको जो है वो एक स्टॉक चूज करना है जिसमें आपको लगता है, जैसे कि आपके एक्सपर्टीज के हवाले से, जैसे कि आपको लगता है कि ये जो स्टॉक है वो 10 गुना जो है वो इंक्रीज हो जाएगा आगे, तो क्या फैक्टर्स हैं उस स्टॉक के जो आपको देखने चाहिए और जो मेन फोकस में रखने चाहिए? देखिए, आप ये ने कहा आपने कहा कि 10 गुना बढ़ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि 10 गुना को ऐसे इतनी जल्दी स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, अनलेस अगर ऐसा कोई स्टॉक हो जिसको आपने वर्किंग करके आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कोई अदर अर्निंग्स आ गई है या उसकी प्रॉपर्टी सेल हुई है, तो उसकी अर्निंग जैकअप कर जाएगी। फर्स्ट कर एक कंपनी की अर्निंग कंसिस्टेंट जा रही है, उसको अदर इनकम आ गई, अदर इनकम में उसने कोई एसेट्स बेच दिया, कोई ऐसी चीज उसको प्रॉफिट मिल गया, तो उससे क्या होता है, जब उस केस उस सिनेरियो में जो है ना कंपनी की अर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जैसे आपने बोला ना 10 गुना हो जाएगा। जब अर्निंग बढ़ेगी, अगर फर्स्ट कर अर्निंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गई, 5-6 गुना बढ़ गई, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट तो फिर स्टॉक का आता है। लेकिन ओवरऑल ऐसे आइडेंटिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में थोड़ी सी रिस्की है, हमें नहीं पता होता कि कभी भी कहीं टैक्सेशन कोई भी सेक्टर पे लग जाता है। क्योंकि इसी वजह से आप देख रहे हैं कि आपके फॉरेनर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करने आते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है जो एफडीआई इतनी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि सारी चीजें से बेहतर कर रही है, जैसे नॉन फाइलर का को खत्म किया जा रहा है ताकि उससे रेवेन्यू बढ़े। लेकिन आपको इस किस्म की 10-10 15-15 साल की पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। जो भी इन्वेस्टर आता है उसको वन विंडो ऑपरेशन, जैसे एसआईएफसी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने और ने इनिशिएट लिया है, एसआईएफसी के क्रिएशन की वजह से ये कि इन्वेस्टर को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये वन विंडो ऑपरेशन है। कोई भी फर्स्ट करे फॉरेनर आता है, एफडीआई लेके आता है, उसको कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, तो उसको 10 साल तक 15 साल तक पता होना चाहिए कि क्या क्या उसको फायदा है, उसको क्या क्या टैक्सेशन लगेंगे, उसकी कंपनी में क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। अचानक रद्दोबदल हो जाता है कि पोर्ट पॉलिसी में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि मैं चेयरमैन भी रह चुका हूँ पाकिस्तान केमिकल एंड डाइज एसोसिएशन का, तो पूरा हमारा केमिकल एंड डाइज का सेक्टर है, तो उसमें हमें भी बड़े इश्यूज होते थे। हम गवर्नमेंट से जाके निगोशिएट करते हैं कि भाई टैक्सेशन हम लगाएंगे, उससे टेक्सटाइल पूरा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि टेक्सटाइल को सप्लाई जो केमिकल्स की होती है सारी, जो उसकी वजह से टेक्सटाइल चल रहा होता है, और टेक्सटाइल बैकबोन है हमारे इकोनॉमी के, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके ज्यादा उसी वजह से आते हैं। तो ये सारी चीजें, पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं। इसी 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 की वजह से देखिए, पॉलिसीज अगर सही नहीं होंगी, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी भी सेल्स कम हो जाएंगी, या उसको इम्पैक्ट हो जाएगा, उसको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो स्टेबल पॉलिसीज होनी चाहिए हर सेक्टर के लिए, इवन आईटी हो जाए, सीमेंट हो जाए, कोई भी हो जाए, एनर्जी सेक्टर्स हो जाए, तो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और 15-15 साल की हमें बनाने की जरूरत है पॉलिसीज, ताकि कोई भी हम्म। फॉरेन इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा। लोकल इन्वेस्टर भी हो गए ना, देखे ना, आप पीआई की प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, उसमें लोकल भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है, और उसको रिव्यू करने की जरूरत है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की जरूरत है। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी पड़ता है और इन्वेस्टर पे भी पड़ता है। देखिए, इन्वेस्टर पे भी टैक्सेशन का जो निजाम लगाया हुआ है, अगर 15% कैपिटल वो लग रहा है, विद होल्डिंग लग रहा है, वो अचानक आप चेंज कर देते हैं, 17.5% कर देते हैं, तो इन्वेस्टर्स को हर्ट करता है ना। तो टैक्सेशन में भी हमें 15-20 साल के स्टेबल बनाने हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो कि 10 साल तक मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मुझे पता है मुझे इतना टैक्स नहीं देना। इस पॉइंट में पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो माइक ऑन करके पूछते
सही सर, मैं सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि मंडे को क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी होगी मार्केट की, कौन से सेक्टर्स में काम करना चाहिए, या मार्केट से साइडवेज हो जाना चाहिए क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग तो उतनी अच्छी नहीं आई थी। आईएमएफ का प्रोग्राम भी जो है वो आगे आने वाला है, और ये जो है एक्सपेक्टेड है कि ये स्टॉक मार्केट को काफी अफेक्ट करेगा। तो आपको क्या लगता है, और इसके अलावा टॉपिक भी बता दीजिएगा कि किन सेक्टर्स में जो है वो फोकस करेंगे इस पे। देखिए, आज अगर मार्केट को एनालाइज करें, जैसे मैंने बताया था, मार्केट ऊपर भी गई थी फिर नीचे लेवल पे बंद हुई है, तो मंडे को मुझे लग रहा है कि मार्केट बेहतर रहेगी और परफॉर्म करेगी। और जो रिदम है उसका कंटिन्यू रहेगा। देखिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम होना है। जैसे टी बिल्स का ऑप्शन जैसे आया था, उसमें 13% अगर आ रहा है, तो अभी 17.5% पे अगर आप हैं, तो ऑब्वियसली वो मुझे लग रहा है 2 से 3% नेक्स्ट जो कट होगा, फिर उस वजह से मार्केट में रैली बनेगी कि नेक्स्ट जो रैली बनेगी कि इंटरेस्ट रेट कम होने का है, और प्लस इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आ रहे हैं, प्लस आईएमएफ से आपको पैसे आ जाएंगे, फिर वर्ल्ड बैंक से भी आएंगे, फिर हो सकता है आपके पास जो एसआईएफसी के थ्रू यूएई और सऊदी अरेबिया से जो कमिटमेंट्स हुई हैं, रिफाइनरी सेक्टर है, सबसे बड़े आपके जो है ना, देखिए इसमें एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स आएंगे, जैसे जो मसले आ रहे हैं पावर्स के, इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो गवर्नमेंट उस पर कोशिश करेगी। और देखिए, एक और चीजें हम नहीं देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव है, जो इंटरेस्ट रेट जब कम होता है ना, लोकल बोरोइंग गवर्नमेंट की होती है, तो उन पे उनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को फिस्कल स्पेस मिलेगा। फर्स्ट करें 2 हजार बिलियन तक का उनको स्पेस मिलेगा। तो हो सकता है वो कोई रिफॉर्म्स लेके आए, कोई चीजें करें, तो इससे क्या होगा, लोगों को पास ऑन होगा। जब लोगों को पास ऑन होगा तो आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स और नीचे आएंगे। तो मैं यही कहूंगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि एनर्जी सेक्टर पे, खासतौर पर गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे लोग बहुत परेशान हैं, उस पर उनको चाहिए कि वो रिफॉर्म्स करें, लोगों को रिलीफ देना चाहिए। अब रिलीफ मिलेगा तो लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी और मुश्किलें आसान होगी। जैसे मंडे को हमें लग रहा है कि सेक्टर वाइज अगर आप देखें, तो मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, बेहतर लग रहा है। और एनर्जी सेक्टर में भी आपको काम करना है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में काम करने की वजह है कि जब ये रिफॉर्म्स होंगे, सर्कुलर डेट के मसले हल होंगे, तो जो कंपनीज उनको वो डिविडेंड्स इशू करेंगी, गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, तो उससे क्या होगा, पे आउट ज्यादा होगा, तो उसकी प्राइस का रिफ्लेक्शन आएगा। तो चीजें बेहतर है, कोई ऐसे नहीं है। मार्केट में देखिए, मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, तो मसला नहीं है। इन्वेस्टर जो अच्छा इन्वेस्टर होता है, नीचे मार्केट में एक्यूमुलेट कर रहा होता है, वो घबराता नहीं है। मसला है, लोग पैनिक में आ जाते हैं और सेलिंग कर देते हैं। देखिए, जब बहुत सारे लोग सेलिंग पे आ जाएंगे तो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा, तो मार्केट नीचे जाएगी। नेचुरल है कि ज्यादा लोग सेलर होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, और बायर नहीं होगा, फर्स्ट करें इंस्टीट्यूशनल बाइंग जब नहीं होती है अवेलेबल मार्केट में, तो मार्केट नीचे जाती है। ठीक है, सही। ओके, माजिद इफ्तिखार, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं भी आपकी बात सुन रहा था, बड़ी फ्रूटफुल आपकी डिस्कशन चल रही है। तो अभी आप बात करते हैं गवर्नमेंट की जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज के बारे में और एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स के बारे में। तो सर, आजकल जो न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो पावर पावर सेक्टर के जो सारे एग्रीमेंट्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स को चेंज करना चाह रही है, उसको टेक एंड पे पे करना चाह रही है। तो इसकी वजह से पावर सेक्टर भी काफी प्रेशर में है। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं, और क्या गवर्नमेंट जो है इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसको जरा फाइनली टेक दे दीजिएगा। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, अच्छा एनालाइज किया। देखिए, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना। अब क्या ऑप्शन है, आप मुझे बताओ, उनको ये करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी वजह ये प्रेशर भी है, लेकिन ये प्रेशर टेम्पररी है। देखिए, अच्छे स्टॉक्स होते हैं ना, हमेशा से आप देखेंगे कि वो बाउंस बैक जरूर करते हैं। टेम्पररी उसमें सेलिंग आ जाएगी। काफी स्टॉक्स है, अगर नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मैं हम डिस्कस अगर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक था इस लेवल पे था, और मार्केट अगर बेहतर हुई तो उस लेवल पे आ गया। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको ये करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में देखे ना, नॉन फाइलर का बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि नॉन फाइलर खत्म करेंगे। तो ये बेहतर इससे ये होगा कि आपको रेवेन्यूज बढ़ेंगे। देखिए, जो जिसको टैक्स देना है उसको टैक्स देना जरूरी है। अगर वो टैक्स नहीं दे रहा है तो इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर, हम और आप अगर अब दे रहे हैं और अगला बंदा नहीं दे रहा है, तो वो अनफेयर है। तो सबको अपना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कलेक्टिवली लोग सोचेंगे, मुल्क के बारे में सोचेंगे, देखिए मुल्क ऊपर जाएगा। अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो कभी भी मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। सर एक चैट पे क्वेश्चन आया हुआ था, अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एवीएन और सरले, ये दोनों आपको कैसे लगते हैं फॉर शॉर्ट टर्म? देखिए, स्टॉक्स के पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जो है ना, मैं बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो जो है ना, वो एनालिस्ट होता है ना। आई एम सीईओ ऑफ द कंपनी, मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अगर बता देता हूँ। अगर इनमें देखिए, आईटी कंपनी में जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ है, तो स्टॉक अच्छा है। प्लस सल्ले की अगर बात कर ले, देखिए वो लेवरेज पे है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट आपका कम होता जाएगा, उसकी फाइनेंस कॉस्ट कम होती जाएगी, तो वो स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल पे आप देख लें, उसके पूरा एनालाइज करें, तो बहुत ऊपर ही ट्रेड होता था। 150-200 रुपए पे ट्रेड होता था, तो अभी बहुत नीचे लेवल पे है।
अगर एक्यूमुलेट करना है तो लेकिन उसको थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 महीने में 3 महीने में बहुत ज्यादा बड़ी लॉटरी लग जाएगी, वो नहीं लगेगी। इसमें पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा स्टॉक में, और ये परफॉर्म करेगा। उसकी बड़ी वजह ये है कि मैं आपको ये बता दूं, इस कंपनी की प्रोडक्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं, इनकी डिवर्सिफिकेशन है, तो इनकी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, वो मार्केट में चलती हैं, वो बिकती भी हैं। तो यही वजह है कि इसमें स्ट्रेंथ है इस कंपनी में। तो इसको मेरे ख्याल में एक्यूमुलेट करना चाहिए, और उसको ये लॉन्ग टर्म का है। मैं ये नहीं कहूंगा आप 1-2 महीने में बोलेंगे 6 महीने में क्या हो गया। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से अगर आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे, और दूसरे भी फार्मास्यूटिकल में स्टॉक्स हैं जो वो भी आप देखें, उनमें भी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो हैं परफॉर्म कर रही हैं। और अभी अब जिस तरह से देखें, उनमें बहुत अच्छे अच्छे, जो अगर लेवल एनालाइज करें, बहुत नीचे लेवल पे ट्रेड हो रहे थे, अब ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। तो उसको एनालाइज करें, आईटी में और कंपनीज में भी डिवर्सिफाई करें, एक कंपनी में नहीं करें, 2-3 कंपनीज हो। जैसे मैंने बताया, एक ही कंपनी में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर सेक्टर से दो दो कंपनीज उठा लें, और 5 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करें, 10 कंपनी में कम से कम इन्वेस्टमेंट्स करें। एक या दो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई टैक्सेशन का निजाम आ गया, कोई ऐसे सेक्टर में आ गया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में काफी इम्पैक्ट आ सकता है। तो 5 सेक्टर में और 10 कंपनीज, रूल बना लें कि 5 सेक्टर में और 10 कंपनीज, हर सेक्टर से दो दो कंपनीज देख लें जो परफॉर्म कर रही हो, जो डिविडेंड दे रही हो, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, तो वो उनमें इन्वेस्टमेंट्स करें, तो आप लूज नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। सेशन को रैप अप करते हैं। और जो है वो आपको काफी इंफॉर्मेटिव था आपका सेशन। पार्टिसिपेंट्स एंड होप पार्टिसिपेंट्स को भी जो है काफी अच्छा लगा होगा ये सेशन। सर आगे आने वाले सेशन में जो है वो आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।